हाथरस गैंगरेप मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाए सवाल, कहा डीएम के वहां रहते कैसे होगी निष्पक्ष जांच। हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए निर्देश। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, लड़कियों को अच्छे संस्कार दे परिजन तभी रुकेगी रेप की घटनाएं। आज से पंजाब में शुरू होगी कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली, 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू होंगे शामिल। बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद का चुनाव, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। पटना शिक्षक विधान परिषद से नवल किशोर प्रत्याशी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हाथरस से ये बड़ी खबर है, लगातार इस पूरे मामले पर अलग अलग एक्शन सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस आगे पहुंच गई है और हाथरस गैंगरेप मामले में मायावती ने डीएम के वहां रहते निष्पक्ष जांच कैसे होगी ये सवाल उठाया है। मायावती की तरफ से ये कहा गया है कि अगर डीएम वहां पर रहते हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे होंगी। बीजेपी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है, मायावती की तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं और हाथरस गैंगरेप मामले में मायावती ने ये बड़ा सवाल उठाया है। मायावती ने सीबीआई जांच पर भी कहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से डीएम सवालों के घेरे पर हैं और मीडिया से लेकर विपक्षी दल तक डीएम को इस पर गलत ठहरा रहे हैं और डीएम पर ही कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको जानकारी दे दें कि डीएम की बर्खास्तगी की भी मांग की जा रही है और इसी बीच मायावती ने भी यह हमला सीधे तौर पर डीएम पर बोला है और ये कहा है कि अगर वहां पर डीएम रहते हैं तो कैसे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। आपको जानकारी दे दें, सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए हैं मायावती ने। यूपी सरकार की चुप्पी दुखद और अति चिंताजनक है। यूपी सरकार जिस तरीके से चुप है वो दुखद है, अति चिंताजनक है, ये भी मायावती ने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हाथरस मामले की जांच तब तक अच्छे तरीके से नहीं हो सकती जब तक वहां पर डीएम रहेंगे। तो डीएम के रहते कैसे वहां पर निष्पक्ष जांच होगी, यही सवाल मीडिया से लेकर विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, क्योंकि सवालों के घेरे में इस वक्त हाथरस के डीएम नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके अलग अलग वीडियो सामने आई है, परिवार को धमकाती हुई वीडियो सामने आई है, सवाल कई ऐसे हैं जो डीएम को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों पीड़ित परिवार को डीएम की तरफ से धमकाया जा रहा था। विपक्षी पार्टियां लगातार डीएम को वहां से हटाने की मांग की जा रही है और जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की थी। ये ट्वीट है हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने आदि के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार की रहस्यमयी चुप्पी दुखद और अति चिंताजनक है। हालांकि सरकार सीबीआई जांच हेतु राजी हुई है, किंतु उस डीएम के बाहर रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है, लोग आंशित। और तो जिस तरीके से मायावती ने ये ट्वीट किया, प्रियंका गांधी का ट्वीट भी आपको बताते हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था, उन्हें कौन बचा रहा है, उन्हें अविलंब बर्खास्त कर पूरे मामले में उनके रोल की जांच हो। परिवार न्यायिक जांच मांग रहा है, तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला करके एसआईटी की जांच जारी है। यूपी सरकार यदि जरा भी नींद से जागी है तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए। ये भी प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है और लगातार डीएम को लेकर हमलावर हर विपक्षी पार्टी है। तमाम सवाल उठ रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि राजा भैया ने ये ट्वीट किया, हम सभी सहमत हैं कि हाथरस कांड में स्थानीय प्रशासन ने असंवेदनशीलता बरती, पर आश्चर्य है कि सीबीआई जांच के निर्णय से कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। समय के साथ सच्चाई सामने आएगी, सत्यमेव जयते। सीबीआई की जांच से कई परेशान, ये कहा गया है राजा भैया की तरफ से। और जिस तरीके से
हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब जब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है तो परिवार की तरफ से यह कहा गया है कि हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, बस डीएम को यहां से बर्खास्त किया जाए। उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान इतना गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं और बहनों के लिए, बेटियों के लिए किस तरीके की सोच रखी जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक हो, सरकार में बैठे मंत्री हो या पूरी सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री। हाथरस की घटना में सभी ने देखा है कि जिंदा रहते उस पीड़िता को कोई इंसाफ नहीं मिला। मरने के बाद भी जो सनातन धर्म का विधान है, उस तरीके से अंतिम संस्कार परिवार की सहमति के बिना किया गया और परिवार लगातार ये कहता रहा कि बेटी का चेहरा दिखा दो। उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री के दम पर डीएम और एसएसपी ने जिस तरीके से परिवार के साथ बदसलूकी की, बदइंतजामी की, उनके चाचा को मारा, धमकाया, ये सवाल है उत्तर प्रदेश के लोगों का कि अगर भाजपा के विधायक कहते हैं कि जवान बेटी को संस्कार से बचाया जा सकता है, तो आखिर जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक बलात्कार में संलिप्त हैं, उनको भाजपा का कौन सा संगठन इस तरीके की शिक्षा देता है? जो भाजपा के नेता अपराध और बलात्कार में संलिप्त हैं, बलात्कारियों को बचा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको यह संस्कार कहां से मिलता है? देखिए, बलिया के भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने जो बेटियों पर टिप्पणी की है, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र यही है। ये केवल हाथरस की बेटी का अपमान नहीं है, ये देश की बेटियों का अपमान है, देश की महिलाओं का अपमान है कि एक तरफ तो बेटी की ना इज्जत बचा पाते हैं, ना बेटी को बचा पाते हैं, और सुरेंद्र सिंह इस तरीके के उल जुलूल बयान देते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी या देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, या तो सुरेंद्र सिंह को पार्टी से निष्कासित करके उन पर एफआईआर लिखी जाए, या फिर उनका बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान मान लिया जाए। तो जेडीयू इस पर क्या कुछ कह रही है, सुनिए राजीव रंजन को। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के सवाल पर अपने चेहरे को चमकाने की अगर कोई कोशिश है तो इससे सबों को बचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने काफी गंभीरता के साथ इस पूरे मसले को लिया है, और जिस तरह से उन्होंने खेद प्रकट किया रात्रि में डेड बॉडी को जलाए जाने को लेकर, और अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है, और उसके बाद फिर एसीएस होम के जरिए जो पीड़िता के परिजन हैं उनको जो उम्मीद दी गई है, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पूरे मामले का एक तार्किक परिणति पर पहुंचना बिल्कुल तय है, और जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी वचनबद्ध हैं। तो हमारे संवाददाता अनूप सिंह अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अगर बात करें अब डीएम पर गाज गिरती नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें विपक्षी पार्टी की तो वो भी लगातार डीएम के जो कार्रवाई है उस पर संदेह कर रही है, क्योंकि मायावती ने तो यहां तक बोल दिया है कि कैसे वहां पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी अगर डीएम वहां पर होगा। वहीं पीड़ित परिवार भी यही मांग उठा रहा है। तो क्या लग रहा है, डीएम की बर्खास्तगी तय है? देखिए ममता, अभी कभी गंभीर सवालों को घेरे में डीएम है, क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता का जो शव दिल्ली से जब हाथरस पहुंचा तो रात में उसको शव जला दिया गया। उसके बाद चूंकि जिस तरीके से राजनीति तेज हुई और उसके परिवार के लोग भी ये कह रहे थे कि बच्ची का जो शव है उनके घर वालों को सौंप दिया जाए, उनको दिखाया जाए और अंतिम संस्कार में उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से किसी भी जिले में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वहां के कप्तान और डीएम द्वारा लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में पुलिस विभाग पर कार्रवाई हुई, चाहे कप्तान की वीर विक्रम की बात करें या फिर सीओ की बात करें या इंस्पेक्टर की बात करें या और अन्य पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। आखिर क्या वजह रही ममता की जिला प्रशासन पर कार्रवाई नहीं हुई? क्या जो अगर वहां के कप्तान दोषी थे तो उतने ही दोषी वहां के डीएम हैं? क्योंकि वो परिवार भी लगातार आरोप लगा रहा है
कि उनके डीएम साहब ने उनके परिजनों को किस तरीके से हड़काया, किस तरीके से डांटा, और लगातार उनके बयान आ रहे थे कि मीडिया चली जाएगी लेकिन हमको यहीं रहना है। यानी डीएम साहब को इस बात की जानकारी है कि मुझे कोई वहां से हटा नहीं सकता है। ममता, आखिर वो कौन अधिकारी हैं जो डीएम को बचा रहे हैं? आखिर डीएम को क्यों नहीं हटाया गया? लखनऊ से लगाकर हाथरस तक वो कौन अधिकारी उनकी डीएम की पैरवी कर रहे हैं, जबकि डीएम पर विपक्ष से लगाकर परिजन यानी पीड़ित लगातार आरोप लगा रहे हैं। अभी मायावती ने जिस तरीके से कहा कि सीबीआई की जांच की जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच प्रभावित हो सकती है क्योंकि डीएम भी उतने ही कसूरवार हैं जितने वहां के पुलिसकर्मी थे। बिल्कुल, तो ऐसे में बिल्कुल सही बात है कि डीएम को वीडियोस ही ऐसे आए हैं जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। लेकिन इसके इतर अगर बात करें, भैया जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब जब सीबीआई जांच की मांग उठी है और सरकार ने इस पर हामी भी भर दी है, उसके बाद लोगों का बर्ताव बदल गया है। इस ट्वीट का मतलब क्या निकाले? उन्होंने यहां तक लिखा है कि अब सच सामने आएगा, सत्यमेव जयते। देखिए ममता, इस ट्वीट के बारे में बहुत कुछ उसमें छिपा हुआ है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं राजा भैया भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार जिस तरीके से सवालिया निशान खड़ा कर रही थी और साथ ही साथ जिस तरीके से मांग कर रही थी कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन अब सीबीआई की जांच में पूरे प्रकरण में इस सब मामला साफ होगा कि इसमें राजनीतिक हथकंडा कितना था, क्या राजनीतिक दबाव की वजह से ये सब मामला खड़ा हुआ, इस मामले में उकसाने को लेकर राजनीति कितना उसमें हावी रही, या फिर वो पार्टियां कौन सी हैं जो लगातार इस मामले को लेकर उकसाने का काम किया है। ये सब मामलों कई पहलू पर जांच होगी और ऐसे में वो भी नकाब होंगे कहीं ना कहीं जो इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। शायद इसी वजह से राजा भैया ने इस मामले को लेकर लिखा है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और इस पे वो भी पार्टियां खासकर परेशान होगी जो अभी तक इस मामले में अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही थी। ममता, उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी घटना हुई, उसके बाद लगातार आपने देखा किस तरीके से राजनीतिक वहां पर पड़ाव डालने के लिए लोग पहुंचने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए लोग पहुंच रहे थे। आज भी आपने देखा किस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय लोक दल के जो सचिव हैं जयंत चौधरी, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है, किसी की अगर बेटी का सवाल है, किसी की इज्जत का सवाल है, तो ऐसे में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। तो वहां पर राजनीति की मांग ज्यादा तेज हो जाती है। यही एक चीज है जिसकी वजह से आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर कुछ भी होता है, कोई भी अपराध होता है, अपराध को इंसाफ मिले, ये यहां पर नहीं देखने को मिलता है, उसके बदले राजनीति देखने को मिलती है। इस पर कब लगाम लगेगा? इंसाफ, आप इंसाफ की मांग उठाइए, लेकिन अपनी रोटियां सेकने के लिए आप इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। और जिस तरीके से कल देखने को मिला जब कांग्रेस पार्टी वहां पहुंची और उसके बाद अब सपा ये कह रही है कि हम प्रदर्शन करेंगे। किस बात पर प्रदर्शन करेंगे? आप तो इंसाफ की मांग कर रही है ना, तो प्रदर्शन की मांग क्यों हो रही है? बिल्कुल सही ममता, आपकी बात है। बहुत सारे सवाल ऐसे राजनीतिक पार्टियों पर उठते हैं क्योंकि आने वाला साल चुनावी साल है। ऐसे में 3.5 साल की अगर बात करें तो कई मामले ऐसे आए हैं जिनको लेकर कोई विपक्ष पार्टी सड़कों पर नहीं उतरी, ना ही मांग की कोई गुहार कर रही थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सभी राजनीतिक पार्टियां सड़क पर उतर आई? अभी बलरामपुर की मामला भी सामने है, आपने देखा बलरामपुर की सेम ऐसी स्थिति है, लेकिन वहां पर राजनीतिक पार्टियां कोई नहीं पहुंच रही, वहां पर कोई राजनीतिक दल नहीं जा रहा, वहां की कोई मांग नहीं कर रहा। तो ऐसे समय में ये देखा जा सकता है कि इसमें राजनीतिक मामले किस तरीके से है, क्योंकि आने वाला उपचुनाव नजदीक है। ऐसे में किस तरीके से प्रभावित किया जाए राजनीति को? सिर्फ एक हाथरस में ये दर्दनाक घटना नहीं हुई है, कई जगह दर्दनाक घटना हुई है, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से क्योंकि वहां उनकी सरकार है। ये बड़े सवाल है जो इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। इंसाफ की गुड़िया की बात कर रही है, लेकिन इंसाफ तो शायद मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीति जरूर नजर आ रही है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात पंजाब की करते हैं जहां पर आज बड़ी रैली होने जा रही है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने बिगुल फूंका है और आपको जानकारी दे दे, आज मोगा से खेती बचाओ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। और आपको जानकारी ये भी दे दे कि राहुल गांधी की तरफ से इस रैली की शुरुआत की जाएगी और कांग्रेस पार्टी लगातार
इन कृषि कानूनों को लेकर हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है। लंबा समय हो चुका है और अभी भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। खेती बचाओ अभियान की शुरुआत आज मोगा से होने जा रही है। खुद ट्रैक्टर चलाएंगे और नजर आएंगे राहुल गांधी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी रैली होने जा रही है और बड़े कांग्रेस के नेता इसमें पहुंच रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमलावर है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम जो कानून लेकर आए हैं वो किसानों के फायदेमंद के लिए है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां इस कानून को काला कानून करार दे रही हैं। और जब से इनकी बात शुरू हुई है, जब ये बिल थे, तब से लेकर इनका विरोध लगातार किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कैबिनेट के वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की भी अटकलें तेज हो गई है। हरीश रावत का वो बयान सामने आया था जिसमें हरीश रावत साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। और इस बीच ये बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने आज नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी। वापसी के आसार, एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कैबिनेट में वापसी हो सकती है। अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि अभी जिस तरीके से मुद्दा गरमाया हुआ है, बात किसानों की हो रही है, लेकिन बात राजनीति की भी हो रही है। और नवजोत सिंह सिद्धू ये एक ऐसा चेहरा है जो काफी अच्छा वर्चस्व रखते हैं पंजाब में। अगर पंजाब की राजनीति की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा काफी अहम है और इसीलिए कांग्रेस अब नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। आज बड़ी रैली होने जा रही है और किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार हमने देखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू आगे रहते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को आपको बताते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी प्रदेश सरकारों से कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानून पर विचार करने को कहा है। तो कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है, कांग्रेस शासित राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत इसे हटाने को कहा है। अपने राज्यों में कानून पारित करने के लिए संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है। जो राज्य विधानसभाओं को एक केंद्रीय कानून को रद्द करने के लिए कानून पारित करने की अनुमति देता है, उसके तहत इसको चेंज करने के लिए कहा है। फिर जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। आपको यह भी जानकारी दे दें, साथ ही बता दें कि किसानों और राजनीतिक दलों ने लगातार विरोध के बीच राष्ट्रपति ने 27 सितंबर को संसद से पास कृषि बिल को मंजूरी दे दी थी। और यह भी बता दें कि किसान और राजनीतिक दल इन विधेयकों को वापस लेने की मांग लगातार कर रहे थे। तो पूरे कृषि विधेयकों पर कांग्रेस की क्या कुछ प्लानिंग है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि उनकी अपील किसी काम ना आई। तीनों विवादास्पद बिल अब कानून बन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कृषि विधेयकों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और अब जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, ये मांगे हैं। आज मोगा के बदनी कला में कांग्रेस का रोड शो हो रहा है और इस रोड शो से ही इस प्लानिंग की शुरुआत होगी। ये लुधियाना के जक्सो और चक्कर होते हुए रायकोट पहुंचेगा। तो ये पूरा रोड मैप है जो तैयार किया गया है और जटपुरा में जनसभा के साथ रोड शो संपन्न हो जाएगा। तो इस रोड शो को संबोधित भी राहुल गांधी करेंगे और 5 अक्टूबर को बरनाला चौक, संगरूर में भी रोड शो होने जा रहा है। संगरूर और में भी रोड शो होगा। राहुल जनसभा के लिए भवानीगढ़ और तक कार से जाएंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि भवानीगढ़ तक जाएंगे राहुल गांधी। और ये भी बता दें कि फतेहगढ़, छाना और बाहमना में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ये सभी जगह है। और पटियाला के समाना अनाज मंडी में भी राहुल गांधी पहुंचेंगे, क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन है। 6 अक्टूबर को पटियाला के दूधनसाधा में जनसभा होगी, वहां पर भी जनसभा के आयोजन। तो पूरा रोड मैप तैयार किया गया कांग्रेस की तरफ से, कहां-कहां पर जनसभा होगी और जनसभा में राहुल गांधी किसानों को संबोधित करेंगे। तो किसानों को लगातार लुभाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। पंजाब के बाद पेहोवा से हरियाणा में रोड शो की एंट्री करेंगे, लेकिन वहां पर मनाही कर दी गई है गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कि हरियाणा में कोई भी रैली नहीं होगी, कोई भी प्रदर्शन की अनुमति हरियाणा में नहीं होगी। तो ये पूरा रोड मैप है जो कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है। इस रोड मैप के तहत आज से प्रदर्शन की शुरुआत हो रही है और क्या कुछ मांगे हैं जो कांग्रेस उठा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और
किसान रैली में पहुंचे राहुल गांधी। फिलहाल बड़ी जानकारी सामने आ रही है, किसान रैली में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। आज मोगा से खेती बचाओ अभियान की शुरुआत हो रही है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, खुद ट्रैक्टर चलाते नजर आएंगे राहुल गांधी। शुरुआत यहीं से होगी, जब वो ट्रैक्टर चलाएंगे इस रैली की शुरुआत हो जाएगी। नवदीप चावड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवदीप, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ी रैली होने जा रही है, राहुल गांधी क्या पहुंच चुके हैं? कब से रैली की शुरुआत होगी? देखिए, बिल्कुल रैली जो है ममता वहां पर शुरू हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी अभी 2-4 मिनट पहले ही वहां पर पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी भी आज एक किसानों की जो बचाओ यात्रा, किसान बचाओ यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है, उसको संबोधित करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, हरीश रावत है, सुनील कुमार जाखड़ है, नवजोत सिंह सिद्धू भी रैली के पास जो है वहां पहुंच चुके हैं मोगा के अंदर। तो ये तमाम बड़े नेता जो है वो सबसे पहले संबोधित करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे। तो हम मान सकते हैं कि 2:30 और 3 बजे के बीच जो राहुल गांधी का संबोधन जो है वो शुरू हो सकता है। और उसके बाद हालांकि करीब करीब 2 घंटे लेट हो चुके हैं राहुल गांधी, क्योंकि 11 बजे सभा का समय दिया गया था और आप समझ सकते हैं कि 1:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। तो अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर आज जो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मार्च, उसके बाद करीब 22 किलोमीटर का आज पहले दिन ममता रहेगा। बदनी कला से शुरू होकर ये जो अलग अलग गांव से होता हुआ, इलाकों से होता हुआ रायकोट के जटपुरा गांव के अंदर ये पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर आज राहुल गांधी ये केंद्र सरकार को यह साफ संकेत दे देंगे कि ये खेतीबाड़ी कानून के खिलाफ ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साथ खड़ी है। और जब तक ये तीनों कानून, इसमें जो जरूरी संशोधन है किसानों की मांगों के अनुरूप, अगर वो नहीं होता या फिर किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से नहीं मानी जाती, तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में लड़ाई लड़ती रहेगी। तो बड़ी संख्या में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि ममता बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में वर्कर वहां पर पहुंचे हैं, तो एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से कि पूरे देश के अंदर और सरकार को यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जब तक ये विधायक वापस नहीं होंगे तब तक वो किसानों के लिए अपना संघर्ष जारी जो है वो रखेगी। नवदीप, रोड मैप की अगर बात करें, क्या रोड मैप तैयार किया गया है? किस तरीके से ये रैली का आगाज होगा, कहां कहां से होकर ये गुजरेगी? और फिर कल भी आप बता रहे हैं क्योंकि बड़ी रैली का ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जरा रोड मैप बता दीजिए एक बार, किस तरीके से तैयार की गई है रैली पूरी? देखिए, बिल्कुल ममता, अगर मैं रोड मैप की बात करूं तो अभी थोड़ी देर बाद जो वहां पर किसान सभा चल रही है और वहां पर अलग अलग कांग्रेस के जो सांसद है वो संबोधित कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कांग्रेस के जो कैबिनेट मंत्री है पंजाब के, और अब राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले सुनील जाखड़ वहां पर संबोधित करेंगे, उसके बाद हरीश रावत, फिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उसके बाद राहुल गांधी। और राहुल गांधी के संबोधन खत्म होने के बाद जो ट्रैक्टर रैली वो पूरी तरीके से तैयार है। बदनी कला में जो रूट तैयार किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बदनी कला से निकलकर ये जगराओं के गांव चक्कर है वहां पर पहुंचेगा, उसके बाद लखा गांव है मानू के, और उसके बाद रायकोट का जटपुरा गांव है, वहां पर ये पहले दिन की जो ट्रैक्टर रैली है किसान बचाओ यात्रा वो खत्म होगी ममता। दूसरे दिन यानी कल अगर 5 अक्टूबर की बात करें तो ये बरनाला चौक है संगरूर के अंदर, तो संगरूर से ये जिले से अंदर ये दूसरे दिन की रैली शुरू होगी और भवानीगढ़ तक जो कार तक सफर करेंगे राहुल गांधी। और उसके बाद समाना की अनाज मंडी जो है वहां पर एक बड़ी रैली कल कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। पटियाला जो जिला है उसके अंदर जो समाना इलाका पड़ता है वहां पर एक बड़ी रैली होगी। और तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे दिन पटियाला से ये तीसरे दिन की किसान बचाओ यात्रा शुरू होगी और उसके बाद पिहोवा सीमा के अंदर जाकर कहीं ना कहीं ये रोड जो शो है कांग्रेस का किसान बचाओ यात्रा खत्म होगी। और कांग्रेस से ये साफ कर चुकी है कि वो पटियाला के अंदर, पटियाला से जैसे ही वो हरियाणा के अंदर दाखिल होगी तो उसके बाद सीधा किसानों को साथ लेकर दिल्ली कूच किया जाएगा। लेकिन हरियाणा के अंदर, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेसी नेता है उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, राहुल गांधी को नहीं घुसने दिया जाएगा, कोरोना का प्रोटोकॉल है और रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये देखना होगा कि 6 तारीख को रैली पंजाब बॉर्डर पर समाप्त होती है या फिर हरियाणा के अंदर उनको दाखिल होने दिया जाता है या नहीं। तो कुल मिलाकर ये 3 दिन का पूरा कार्यक्रम ममता रहने वाला है पंजाब के अंदर कांग्रेस का। और 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान, और इसी बीच में आपको ममता ये बताना चाहूंगा कि आज थोड़ी देर बाद कांग्रेस के साथ साथ जो श्रोमणी अकाली दल है उसकी भी एक कोर कमेटी की बैठक जो है वो पार्टी दफ्तर के अंदर होने जा रही है और उस बैठक के अंदर खुद पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हिस्सा लेंगे। और आज एक कोर ऑफ एक्शन जो है वो तय किया जाएगा कि अब पंजाब के बाद दिल्ली के अंदर किस तरीके से किसानों के लिए श्रोमणी अकाली दल प्रदर्शन करेगी, मार्च करेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच है ममता के, बीजेपी ने भी आज से किसानों को जो लुभाने के लिए या किसानों को समझाने के लिए
पंजाब के अंदर एक मार्च शुरू किया, ट्रैक्टर मार्च। और जो पठानकोट एरिया है, जहां से गुरदासपुर से सनी देओल जो सांसद है, उनके जो एरिया, संसदीय एरिया से आज ये मार्च, ट्रैक्टर मार्च शुरू किया गया बीजेपी की तरफ से। तो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता अब इस बात को लेकर ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसानों को अपने पक्ष में लाया जाए। लेकिन देखना यही बात होगी कि किसान कैसे उनकी बातों में आते हैं। कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है, श्रोमणी अकाली दल की अपनी आज बैठक है, और बीजेपी जो है वो अपने तरीके से, एक तरीके से जागरूकता रैली निकाल रही। तो कुल मिलाकर पंजाब पूरा, कोई राजनीतिक पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से वो किसानों के पक्ष में रैली और प्रदर्शन करने में जुटे हैं। ममता जी बिल्कुल नवदीप, लगातार चीजें चल रही हैं। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और आज से इस रैली की शुरुआत हो रही है, बड़ी रैली होने जा रही है, आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात बिहार चुनाव की करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की जेपी नड्डा के घर बैठक चल रही है। आज पहली लिस्ट आ सकती है, जेपी छोड़ सकती है एनडीए, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। ये भी बताएं कि 50-50 फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारे को रजामंदी मिल चुकी है। आपको जानकारी दे दें, जेडीयू 122 सीटों पर, बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। जेपी नड्डा के घर पर यह बड़ी बैठक चल रही है। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रणय, आज बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? बैठक भी लगातार हो रही है इसको लेकर। गठबंधन में तो चलिए रजामंदी हो गई है, आगे एनडीए का क्या कुछ फॉर्मूला बनेगा? 50-50 नजर तो आ रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी कुछ ही देर में चिराग पासवान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। समिति की बैठक एलजेपी की हो सकती है, दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब वो इस बात की घोषणा कर देंगे कि इस बार वो एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। दूसरी तरफ शाम 6 बजे बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जहां पर इस बात का ऐलान किया जाएगा कि किस तरीके से इस बारी जो चुनावी मैदान में वो उतर रहे हैं, वो किस फॉर्मूले के साथ। जहां तक सूत्र बता रहे हैं 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है। अगर एलजेपी तैयार होती है तो बीजेपी अपने कोटे से सीटें देगी और हम पार्टी को जेडीयू अपने कोटे से सीटें देगी। तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला है वो तैयार हुआ है। कई ऐसी सीटें थी जिनको लेकर पेच फंस रहा था, लेकिन उसे भी सुलझा दिया गया है। शाम 6 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और पूरी जो उम्मीद है वो इस बात की है कि इस बैठक में ममता पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। तो पहली लिस्ट आज जारी बीजेपी करने जा रही है। एलजेपी दोपहर 3 बजे क्या स्थिति रहने वाली है वो साफ कर देगी और काफी हद तक जो तस्वीर है बिहार चुनाव को लेकर वो साफ हो गई है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों 50-50 के फॉर्मूले से चुनावी मैदान में कूदने जा रहे हैं। जी चलिए प्रणय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, जेडीयू भी तैयार है और आज पता चल पाएगा कि क्या कुछ सीट बंटवारे का फॉर्मूला होने वाला है। शाम को इसका नतीजा सामने आ जाएगा और एलजेपी की तरफ से भी देर शाम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।